नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने लेक्चर नंबर 12 को लेकर के, जो हमारा मुगल कालीन प्रशासन एवं मराठा राज्य और संघ से संबंधित होगा। आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे की जो हमारी सीरीज है वो 11 लेक्चर्स हो गए हैं। और हमारे मॉडर्न इंडिया के भी कुछ लेक्चर्स हो गए हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा निकला नहीं है, आप पीछे जा करके उसको देख भी सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आइए जो है आज का बिना समय बिताए आज का प्रश्न देखते हैं। पहला देखिए, प्रश्न देखने से पहले एक छोटी सी सूचना है। सूचना ये है कि समीक्षा अधिकारी का आप सभी जान रहे हैं कि परीक्षा जो है वो बहुत अब तो करीब आ गई। अब तो डेट भी आप लोगों को पता चल गया, 11 फरवरी। और बहुत से तीज त्योहार भी इस ड्यूरेशन में रहे, आप लोगों ने मना उना करके फुर्सत ले ली होगी। तो अब लग जाइए, कमर कस लीजिए। अभी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो हो नहीं जाएगा, आप बेहतर कर सकते हैं। और उसी आपको बेहतर कराने के लिए ही हमारे भी संस्थान द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो आप जो है यहाँ जुड़ भी सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 7303307507 पे संपर्क करिए। और वहां से जो है टेस्ट पेपर भी ले सकते हैं, पीडीएफ में देख भी सकते हैं। सारी चीजें आप ले लीजिए, इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और जुड़िए। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। लाभदायक इसलिए क्योंकि यहाँ हम जो है संपूर्ण कवरेज करा रहे हैं, चाहे वो सेक्शनल हो, जीएस का, हिंदी हो, करंट अफेयर्स हो, जिसमें डेली हम क्यूज के माध्यम से करा रहे हैं। पीडीएफ टेस्ट भी दे रहे हैं कि पीडीएफ टेस्ट से आप डाउनलोड करके रख लीजिए, आप उसका रिवीजन करिए। और बहुत ही परिश्रम करके बनाया गया है, तो आपके लिए बहुत बेहतर ही होगा। ये हमारा प्रयास है, ऐसा हमारा विश्वास भी है। तो चलिए आगे आप हम लोग देखते हैं अपना पहला प्रश्न। सूचना समाप्त हुई। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी दरबार की भाषा थी? हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप सभी। सभी कमेंट करके बताइए, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी दरबार की भाषा से? हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी? और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है, फारसी होगा। और इसकी आप लोग व्याख्या देखें। अकबर के काल में फारसी भाषा दरबार की प्रमुख भाषा थी। इस काल में फारसी भाषा के विकास के लिए शासकीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ आदि कई जगहों पर महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्रों का भी जो है वो स्थापना की गई। किस लिए की गई? तो फारसी भाषा की उन्नति के लिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो फारसी भाषा है वो हमारी अपनी भाषा नहीं है, वो एक तरीके से आयातित भाषा है। और जब कोई भाषा आती है और अगर वो शासक वर्ग से संबंधित रहती है, तो शासक वर्ग उसके प्रश्रय के लिए तमाम तरीके से प्रयास करता है। तो वही है, यहाँ प्रयास किया गया है, तो आप ये भी जान लीजिए। और अरबी, फारसी, उर्दू में कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम फारसी थी, क्रिस्टल क्लियर है, आप फारसी पे लगाइएगा। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। मुगल काल में भू राजस्व प्रशासन से हमें महसूल नामक एक शब्द मिलता है, इससे आप क्या समझते हैं? अनुमानित राजस्व, वास्तविक राजस्व, राजस्व की बकाया रकम, खालसा भूमि का राजस्व? बताइए कि महसूल क्या था। महसूल एक शब्द है, उसकी बहुत चर्चा होती है मुगल प्रशासन में, वो भी राजस्व प्रशासन में। तो क्या था? अनुमानित राजस्व था कि वास्तविक राजस्व था? राजस्व की बकाया रकम थी, खालसा भूमि का राजस्व था? जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताएं। 2 नंबर कमेंट करके बताएं आप सभी। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है, वास्तविक राजस्व, एकदम सही है। मुगल काल में भू राजस्व प्रशासन में जो महसूल था वो क्या था? वो वास्तविक राजस्व था। मुगल भू राजस्व प्रशासन में महसूल राज्य या प्रांत की सकल राजस्व आय के लिए प्रयुक्त किया जाता था। अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में राजस्व निर्धारण की 4 प्रमुख प्रणालियां प्रचलित थी। उसमें सबसे पहले थी जाब्ती या दहसाला प्रणाली, गल्ला बख्शी या भाओली प्रणाली, कनकूत और नस्क। ये 4 प्रणाली है। इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत संभावना है कि ऐसे ही प्रश्न पूछ लेगा, इस 4 में से एक नहीं रहेगा और वो, कुछ दूसरा डाल के कह देगा कि आप बताइए इसमें से कौन सा नहीं है। ये 4 याद रखिए, जाप्ती या दहसाला प्रणाली, गल्ला बख्शी या भाओली
और कनकुत और नक्श। तो ये हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि है या नहीं है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। स्टेटमेंट तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। बाज बहादुर मालवा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, कुतुब शाह गोलकुंडा। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो एक है वो शासक जो है उस क्षेत्र से संबंधित नहीं है। सभी कमेंट करके इसको बताएं, सभी को कमेंट करके बताना है। 10 सेकेंड है, सभी कमेंट करते रहिए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे यूसुफ जो आदिल शाह है वो अहमदनगर से नहीं थे, वो बीजापुर से संबंधित थे। और बाकी बाज बहादुर मालवा से थे, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से संबंधित थे, और कुतुब शाह ये तो गोलकुंडा से था ही था। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का सुल्तान था जिसने आदिल शाही वंश की स्थापना की, जो 1686 तक अस्तित्व में रहा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1686 के बाद औरंगजेब जो है उसको हस्तगत कर लेते हैं। तो 1686 तक जो है ये राज्य अस्तित्व में रहा। जबकि अहमदनगर का संस्थापक मलिक अहमद था, जिसने निजाम शाही वंश की स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अहमदनगर का जो संस्थापक था कौन था, तो वो मलिक अहमद था। और इसने निजाम शाही, अहमदनगर में क्या था, निजाम शाही था, की स्थापना की थी। और से सभी विकल्प सही हैं। चलिए आगे देखिए आप लोग। अकबर के शासनकाल में किस वर्ष को इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने सर्वाधिक संकटपूर्ण समय माना था? 1556, 1561, 1571, 1581। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए, आप सभी कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। 1556, 1561, 1571, 1581। अकबर के शासनकाल का सबसे संकटपूर्ण समय। 4 नंबर बताएं आप लोग, सभी लोग। और इसका उत्तर डी होगा, 1581। देखिए इसमें बहुत से लोग होंगे कि उनको ये लग रहा होगा कि जो 1556 है वो बहुत संकटपूर्ण समय रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन मान रहा है? विसेंट स्मिथ। ये भी ध्यान देखना स्टेटमेंट। इनके हिसाब से जो 1581 का जो कालखंड था वो अकबर के शासनकाल का सबसे जो है चुनौतीपूर्ण समय था। वो क्यों चुनौतीपूर्ण था? क्योंकि उसकी जो आंतरिक स्थिति थी वो भी बहुत दयनीय हो गई थी। मतलब एक तरीके से आंतरिक स्तर पर विद्रोह था। और उसी समय काबुल उबुल से भी जो है अटैक हो रहे थे बार बार। तो ये इसी वजह से जो इतिहासकार विसेंट स्मिथ है इसको सबसे संकटपूर्ण काल माना है। ये तो वही है, इसकी व्याख्या ही है। तो चलिए, भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे कहा जाता था? महाले जागीर, महाले खालसा, महाले पैबाकी, उपयुक्त सभी। आप सभी कमेंट करके इसका उत्तर बताएं क्या होगा। और देखिए अब ये सब प्रश्न से ही प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होते थे कि जो राजनैतिक स्थिति होती थी वहां से प्रश्न ज्यादा बनते थे। तो घटनाओं पे, युद्धों का विवरण, विजेता कौन रहा, सक्सेसर कौन रहा, ये सब चीजें हम लोग देखते थे। लेकिन अब जो है आयोग थोड़ा सा डेप्थ में जाके चीजें पूछ रहा है। और डेप्थ में जाके पूछे और जो क्षेत्र उपेक्षित रहे हैं, जैसे राजस्व प्रशासन से बहुत पूछ रहा है, तो हमारा भी ये प्रयास है कि हम इन सब चीजों से आपको अवगत कराएं। तो बताइए 5 नंबर जल्दी से। भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? 5 नंबर सभी को कमेंट करके बताना है, 5 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा महाले पैबाकी। और थोड़ी सी इसकी आप व्याख्या देखें। देखिए भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे महाले पैबाकी, जबकि राज्य के सीधे प्रबंधन या नियंत्रण में रखी गई भूमि को महाले खालसा कहा जाता था। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, महाले खालसा क्या था? तो महाले खालसा था राज्य के सीधे प्रबंधन या नियंत्रण में रखी गई भूमि, मतलब जिसपे राज्य का डायरेक्ट नियंत्रण हो, वो महाले खालसा होता था। और भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी वो थी महाले पैबाकी। महाले जागीर जो थी वो वह भूमि थी जिसका राजस्व किसी राजकीय कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले वेतन के रूप में एक नियत अवधि के लिए दिया जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि हो सकता है कि महाले बाकी से ना पूछ के महाले जागीर से पूछ ले या महाले खालसा से पूछ ले। देखिए महाले खालसा से भी प्रश्न आया है, तो बहुत संभावना है कि महाले बाकी या महाले जागीर से आपको आगामी प्रश्न देखने को मिले आगामी परीक्षाओं में। तो ये व्याख्या बहुत ध्यान से पढ़ना है। और मैं अपने पहले लेक्चर से लेकर के आज तक के सभी लेक्चर में मैं इस बार को बार बार कह रहा हूँ कि जब भी ये हमारी क्लास आप देखें तो पेन पेंसिल जो भी आपके पास हो लेके बैठिए और आप वीडियो को रोक करके पॉज करके आप जो है महत्वपूर्ण फैक्ट नोट्स करते जाइए। क्योंकि इससे क्या है कि फिर आपको वीडियो बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार नोट कर लेंगे तो वो आपका समय भी बचेगा और रिवीजन के स्तर पे भी आपको सहूलियत होगी कि आप कम समय में जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। हालांकि हम समृद्धि की टीम से भी अपील करते हैं, कहते हैं कि वो इसका जो पीडीएफ है वो वहाँ डलवा दे ताकि टेलीग्राम चैनल पे, ताकि बच्चे जो है इसको डाउनलोड करके भी पढ़ लें। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अंग्रेजों में से किसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की थी? राल्फ फिच, जॉन मिडन हॉल, सर थॉमस रोड, थॉमस स्टीफन। आप लोग बताइए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो अंग्रेज था कि जो गुजरात में व्यापार करने की अनुमति चाहता था और किससे चाहता था? तो वो चाहता था अकबर से। देखिए अकबर से, तो इसका ध्यान रखना कि क्या अकबर के समय में इसमें कौन आया था और कौन ऐसा चाह रहा था। जल्दी से कमेंट करके आप सभी बताएं। चलिए इसमें जल्दी छः छः नंबर आप लोग सब बताएं सभी जल्दी से। 6 नंबर का इसमें जो होगा बी होगा, जॉन मिडन हॉल। और इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखें आप लोग। व्याख्या, अकबर के शासनकाल में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज डच भारत पहुंचे थे, किंतु 16वीं सदी में भारतीय समुद्र तट पर पुर्तगाली ही प्रभावी थे। अंग्रेजों एवं डचों को इस सदी में कोई उल्लेखनीय सुविधा प्राप्त नहीं हुई थी। आप सभी जानते हैं सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और पुर्तगाली जो थे वो बहुत ज्यादा प्रभावी थे सब जगह। डच भी आए, अंग्रेज भी आए, लेकिन वो पुर्तगाली के आधिपत्य को नहीं तोड़ पा रहे थे। प्रयास तो कर रहे थे, वही इसमें कहा जा रहा है। और पुर्तगालियों ने गोवा, चोल, मुंबई तथा निकट के समुद्र तट पर अपना प्रभाव अवश्य स्थापित कर लिया था। एलिजाबेथ के दूत के रूप में जॉन मिडन हॉल, जो जॉन मिडल हॉल थे वो किसके दूत थे? एलिजाबेथ के दूत के रूप में अकबर के दरबार में 1599 से 1606 के बीच में 2 बार यात्रा की। मतलब हालांकि 1606 से पहले तो अकबर की डेथ हो गई थी, लेकिन इस ड्यूरेशन में वो 2 बार यात्रा किए और व्यापारिक लाभ प्राप्त करने का इन्होंने जो है वो दावा भी किया था। हालांकि उसकी बहुत प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन चूंकि इन्होंने दावा किया था और इसी दावे के आधार पर आयोग द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए। निम्नलिखित में से कौन शिवाजी प्रशासन में प्रमुख भू सर्वेक्षक था? मोरोपंत पिंगले, दत्ताजी पंत, अन्नाजी दत्तो, कृष्णजी पंत। आप लोग को बताना है कि शिवाजी के प्रशासन में प्रमुख भू सर्वेक्षक कौन था। सभी कमेंट करके बताएं। मोरोपंत पिंगले, दत्ताजी पंत, अन्नाजी दत्तो, कृष्णजी पंत। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। अन्ना जी जो दत्तो हैं वो प्रमुख भू सर्वेक्षक थे। कहाँ के? तो शिवाजी के शासन में। शिवाजी के प्रशासन में प्रमुख भू सर्वेक्षक का कार्य अन्नाजी दत्तो द्वारा किया जाता था। यह शिवाजी के अष्ट प्रधानों में से एक थे। इन्होंने शिवाजी के निर्देशानुसार 1679 ईस्वी में एक विस्तृत भू सर्वेक्षक करवाया था। मतलब भू सर्वेक्षण होगा यहाँ, सर्वेक्षण करवाया था। तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए आप लोग। शिवाजी के संदर्भ में निम्न तिथि में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए है या नहीं है पे ध्यान देना है। जवाली दुर्ग पर अधिकार 1647, पुरंदरगढ़ पर अधिकार 1648, सूरत लूट 1664, पुरंदर संधि 1665। आपको बताना है कि कौन सा जो है एक घटना जो है वो शिवाजी से संबंधित नहीं रही है। सभी कमेंट करके बताइए। 8 नंबर कमेंट सभी लोगों को करते रहना है। और का उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है।
क्योंकि पुरंदरगढ़ पर अधिकार जो था वो 1648 में था, एकदम सही बात है। और सूरत की लूट 1664 में है, बहुत चर्चित घटना है, ये तो सभी लोगों को पता ही होगा। और पुरंदर की जो संधि हुई थी शिवाजी और जो मुगल गवर्नर थे जय सिंह के बीच, तो ये भी एकदम 1665 में ही भी है, ये भी सही है। इसका जो उत्तर होगा ये कब होगा इसका देख लीजिए आप लोग। जवाली पर अधिकार कब किया था? 1655 में किया था। ये फैक्ट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बताइए, शिवाजी, शाहजी भोसले, मलिक अंबर, मालोजी भोसले। सभी कमेंट करके बताइए कि कौन सा जो है वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति जो होती थी, जिसे छापामार युद्ध पद्धति भी कहा जाता है, तो उसके प्रणेता कौन थे? शिवाजी थे, शाहजी भोसले थे, और मलिक अंबर थे, भालोजी भोसले थे। आप सभी कमेंट करके बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। इस युद्ध नीति के जो प्रणेता थे वो मलिक अंबर थे। देखिए, प्रणेता जो थे वो मलिक अंबर थे, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रणेता भाई कोई चीज अगर शुरुआत कोई करता है तो वो तो प्रणेता हो गया, लेकिन उसको चरम पर कौन पहुंचाता है, मतलब उसका सर्वाधिक उपयोग कुशलता पूर्वक कौन करता है, तो अगर सर्वाधिक कुशलतम उपयोग की बात आएगी तो वो कौन थे? वो शिवाजी थे। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन में दोनों है। और हम जान रहे होंगे कि आप लोगों ने सबसे पहले शिवाजी को ही लगाया होगा, लेकिन नहीं, प्रणेता जब पूछे तो आपको मलिक अंबर लगाना है। हाँ, अगर ये पूछे कि कौन उसको पीक पे पहुंचाया या कौन उसका कुशलतम उपयोग किया था, तो वो शिवाजी के द्वारा किया गया था। और इसके बाद बाजीराव फर्स्ट ने इसे शिखर तक पहुंचाया था। आप सभी जान रहे होंगे, मतलब बाजीराव जो थे हमारे, जो मराठा पेशवा थे, बहुत ही, उनमें तो मूवी भी बनी है, तो उन्होंने इस युद्ध नीति को शिखर पर पहुंचाया था। और वो इसलिए भी इसमें कामयाब रहते थे क्योंकि जब जब आप महाराष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति देखेंगे, तो वहां चूंकि प्लेन नहीं था, तो वहां छापामार जो युद्ध था, गुरिल्ला युद्ध पद्धति बहुत सफल भी रही। और यही कारण था कि अंग्रेज जो है, वो सारी अंग्रेज कह रहे हैं, औरंगजेब जब मराठा, मतलब दक्कन का वो गवर्नर रहता और जो मराठाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, तो उसे कभी भी बहुत अपेक्षित सफलता नहीं मिली। और अगर उसे थोड़ी बहुत सफलता मिली भी, तो जैसे ही उसकी डेथ होती है 1707 में, उसके बाद उसकी सफलता जो है वो चकनाचूर होती है, शीशे की तरह टूट के बिखर जाती है। मतलब वो नियंत्रित नहीं कर पाते। और यही चीज है कि मराठों के भी प्लस में जाता है, क्योंकि मराठे जब तक अपने क्षेत्र में लड़े वो अजेय रहे, मतलब वो कभी पराजित नहीं हुए। लेकिन जैसे ही वो अपने क्षेत्र के बाहर निकले, आप पानीपत का तृतीय युद्ध देखेंगे जो 1761 में हुआ, तो मराठों की हार का एक बड़ा कारण भी वही था, क्योंकि वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति, छापामारी युद्ध पद्धति में तो कुशल थे, लेकिन उनका मैदान में लड़ने का अनुभव वैसा नहीं था जैसा मुगल या अफगानों का था। और यही कारण है कि पानीपत के युद्ध में एक बहुत ही बुरी तरीके से मराठों की हार हुई, निर्णायक हार थी। तो ये सारी चीजें हो गई। चलिए, थोड़ा सा विषयत्तर हो गया, लेकिन ठीक है, इन सबों की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। मराठों के अधीन जमींदारी व्यवस्था को कहते थे मोकास, देशमुख, मिरासदार, अष्टप्रधानी। बताइए, क्या था जमींदारी व्यवस्था को, जो मराठों के अधीन जमींदारी व्यवस्था थी, उसको क्या कहा जाता था? और अब इस तरीके के शब्द जो है, अगर आप नहीं परिचित हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर कहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आप इन सब शब्दों से परिचित होइए। क्योंकि अगर इधर का आप ट्रेंड देख रहे होंगे, परीक्षा का पैटर्न देख रहे होंगे, तो ऐसे ही प्रश्न जो है अब आयोग द्वारा या यूपीएससी कमीशन द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो अब जो क्षेत्र आप लोग उपेक्षित मान के चलते थे कि इससे तो आएगा नहीं, क्योंकि अब प्रश्न वहीं से आ रहा है, तो आपको अब इन सब क्षेत्रों पे काम करने की जरूरत है। सभी कमेंट करके बताएं 10 नंबर। मोकास, देशमुख, मिरासदार, अष्टप्रधानी। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा मिरासदार। मतलब मराठों के दिन जो जमींदारी व्यवस्था थी उसको मिरासदारी व्यवस्था या मिरासदार कहा जाता था। चलिए, इसकी थोड़ी सी व्याख्या आप लोग देखिए। मिरासदार मतलब यही एक तरीके से जमींदार होते थे। वे काश्तकार होते थे जिनकी अपनी भूमि होती थी तथा उत्पादन के साधनों जैसे हल, बैल आदि पर अधिकार होता था। इनकी जमीन संभवतः कर मुक्त होती थी। हालांकि शिवाजी ने इन पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया था।
जो एक तरीके से जो जमींदारी व्यवस्था थी, तो सॉरी, मराठा प्रशासन में शिवाजी ने क्या किया था तो वो आपको बताना है। फिर मोकास अधिकारियों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान बाद में जागीर कहा जाने लगा, जो मोकास था। और देशमुख या सरदेशमुखी मराठों के अधीन आए क्षेत्र जिन्हें 10% कर देना होता था वो होते थे। और अष्टप्रधान शिवाजी के सलाहकार के रूप में 8 मंत्रियों का एक समूह था। तो देखिए अष्टप्रधान पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो आप लोग उसको देख लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। और देशमुख सरदेशमुख क्या थे वो भी मैंने बता दिया। चलिए आगे देखिए आप लोग, ये हमारा लास्ट प्रश्न है आज का। पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथों में सौंपी गई थी, जिसका नाम था फतेह सिंह भोसले, कान्होजी आंग्रे, रामचंद्र गणेश, शिवाजी, सॉरी रावजी अप्पा जी। बताइए आप लोग कि जो मराठों के की नौसेना थी उसका हेड कौन था। जल्दी से कमेंट करें, लास्ट क्वेश्चन है और कंफ्यूज नहीं होना है। और सभी कमेंट करके बताएं इसको। इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है कान्होजी आंग्रे, वो एकदम सही है। और थोड़ी सी इसकी पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक कान्होजी आंग्रे के हाथों में सौंपी गई थी। 1698 ईस्वी में कान्होजी ने नौसेना प्रमुख की जिम्मेदारी जो है वो संभाली थी। ये भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने जिम्मेदारी कब संभाली थी, तो 1698 ईस्वी में उन्होंने इस जिम्मेदारी को संभाला था। और बहुत ही कुशलता पूर्वक जो है इसका उन्होंने संचालन भी किया था। हालांकि अगर तुलना किया जाए तो ये पुर्तगाली या अंग्रेज उंग्रेज के बराबर तो नहीं थे, क्योंकि वो अगर जब भी हम आप पढ़िए कि भाई यूरोपीय जो सफल किए हुए तो उनका एक बड़ा कारण था उनकी नौसेना बहुत मजबूत थी। तो उस लेवल पे तो नहीं थे, लेकिन हाँ इन लोगों द्वारा प्रयास किया गया। अ, आप आगे चल करके देखेंगे तो टीपू सुल्तान एक शासक होता, उसने भी ये प्रयास किया था। लेकिन ये प्रयास तब सफल होता कि जब आपके बराबरी का प्लेयर होता। लेकिन यहाँ तो प्लेयर कौन थे, यूरोपीय थे, पुर्तगाली थे, ब्रिटिश थे, जिनका एक तरीके से नौसेना बहुत ही उन्नत थी, बहुत ही उन्नत थी। आप ऐसे तुलना कर दीजिए कि आज के यूएस, और फिर अगर उसके तुलनात्मक रूप से आप अगर बांग्लादेश श्रीलंका की नौसेना को कंपेयर करेंगे तो क्या ही हालत है। और वही कंडीशन थी। लेकिन ये इसलिए है कि भाई ये भारतीय लोग थे, हमारे लोग थे, इन लोगों ने प्रयास किया। और सही मायने में तो इन लोगों को कभी इस तरीके से पता नहीं था कि इस तरीके की चीजें होंगी। नहीं तो अकबर भी बहुत शक्तिशाली था, या एंशियंट काल में भी इस तरीके की चीजें नहीं थी। तो इस तरीके यहाँ लोगों का दिमाग नहीं गया, जो हमारे शासक वर्ग थे। और इसी वजह से जो अंग्रेजों की हम लोग करीब करीब इतनी सालों की जो गुलामी झेले, एक बड़ा कारण था कि हमारी जो थी वो नौसैनिक की क्षमता तो बहुत ही कमजोर थी। और वैसे भी हम बहुत आधुनिक नहीं हो पाए थे, हमारा हम पिछड़ रहे थे देश दुनिया से। तो ये सारी चीजें हो गई। चलिए, तो आज का जो प्रश्न का व्याख्या वो यहीं तक है। आगे आप लोग और देखें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। वो सूचना ये है कि जो है हमारा ये एक नया टेस्ट प्रोग्राम चल रहा है, और आप लोग इससे जुड़िए। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि 2024 का जो पीसीएस है बहुत करीब है, और इसमें हम लोग काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और अभी चूंकि इसका एडमिशन हो रहा है, तो आप लोग अभी बहुत कम फी है, 75% ऑफ है। एक्चुअली में हमारी जो एक्चुअल फीस है वो तो है 2499 रुपये। लेकिन अभी चूंकि शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, तो ये अभी एडमिशन हमारा शुरुआती दौर में है, तो इसकी फीस मात्र 599 रुपये है। तो अभी आप लोग जुड़िए, और अधिक नंबर अधिक जानकारी के लिए 7303375007 पे आप लोग संपर्क करें। जो ऑफिस के लोग होंगे वो बता देंगे। तो चलिए, सूचना समाप्त हुई। और लास्ट में एक और महत्वपूर्ण सूचना, उसको भी आप लोग देख लें, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये हमारा समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग जुड़िए। क्योंकि यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ भी हम अपने संस्थान के लोगों से कह रहे हैं कि डाल दें। साथ ही साथ अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप पीडीएफ में बना के भेजिए, हम उसकी मार्किंग भी कर देंगे, वो आपकी कॉपी चेक भी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोगों ने अभी तक खूब प्यार दिया, खूब सहयोग दिया, आगे भी देते रहिए। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। तो चलिए, इन्हीं सूचनाओं के साथ
आज का हमारा क्लास खत्म होता है, फिर जल्दी ही नए क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।